नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में सिंचाई की आवश्यकता और प्रभाव, या नेसेसिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत के प्राचीन ग्रंथ व वेदों में सिंचाई का उल्लेख मिलता है। यहाँ के शासकों ने प्राचीन एवं मध्य युग में कुएं, तालाब, झील, नहर एवं नदी से जल प्राप्त कर उससे पीने का पानी तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया, जो ब्रिटिश काल तक जारी रहा। उसके बाद अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के साथ साथ सिंचाई पर अत्यधिक ध्यान दिया गया और ये क्रम आज भी जारी है। आज भारत के विस्तृत क्षेत्रों में नहरों, नलकूपों, कुओं, तालाबों, अनेक बड़े बांध और सैकड़ों मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। यही कारण है कि वर्तमान में भारत के विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, किंतु अभी भी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता। भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि यहाँ कृषि के लिए सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की मानसूनी जलवायु है, अर्थात यहाँ वर्षा मानसून में होती है और मानसून एवं वर्षा की प्रकृति इतनी अनिश्चित है कि यहाँ सिंचाई सुविधाओं का विकास अनिवार्य हो गया है। सिंचाई की आवश्यकता की पुष्टि भारतीय मानसून के इन कारणों से होती है। इसमें प्रमुख हैं: नंबर 1, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कभी देर से शुरू होता है, कभी काफ़ी पहले आरंभ हो जाता है। इसका खरीफ की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नंबर 2 पे, वर्षा काल में बीच बीच में कभी कभी कई सप्ताह तक बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, अर्थात सूखी निकल जाती है, जिससे फसलें सूख जाती हैं। इसके अलावा मानसून कभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये मानसून के देर से शुरू होने से भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि प्रायः तैयारी पर आई हुई फसलें इस प्रकार जल की कमी से सूख कर नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद हमारे देश में वर्षा ऋतु वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित है। वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। इन दिनों सिंचाई की व्यवस्था किए बिना कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। इसके अलावा हमारे देश में समान वर्षा नहीं होती, अतः जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई का प्रबंध करना आवश्यक है। मानसूनी वर्षा बहुधा मूसलाधार होती है, जिससे वर्षा का अधिकांश जल पृथ्वी में न सोखकर समुद्रों और झीलों में बह जाता है। सिंचाई फसल उत्पादन में वृद्धि करती है, क्योंकि यदि फसलों का समय पर पर्याप्त पानी प्राप्त नहीं होता तो न केवल उत्पादन में कमी आती, वरन उनकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। सिंचाई के माध्यम से ही भारत खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों में वृद्धि कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ और अधिक कृषि उत्पादों की आवश्यकता होगी, जिसे सिंचाई के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। सिंचाई कृषकों के जीवन स्तर में सुधार एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि में भी सहायक है। सिंचाई के विकास हेतु उपलब्ध भौगोलिक सुविधाएं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, उत्तरी भारत की नदियां सदैव जलयुक्त रहती हैं, क्योंकि वे हिम के ढके उच्च हिमालय के पर्वतीय भागों से निकलती हैं। दूसरी बात, उत्तरी मैदान की भूमि चौरस है, अतः नहरों द्वारा सिंचाई सुगमता से की जा सकती है। इसके अलावा मैदानी भाग मुलायम कांप मिट्टी से बने हैं, अतः वहाँ नहरों और कुओं का खोदना आसान है। इसके अलावा भूमि इतनी उपजाऊ है कि सिंचाई के साधनों पर किया गया व्यय कुछ ही वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा भूमि की निचली परत पर वर्षों से सोखा हुआ जल इकट्ठा रहता है। कुएं खोदकर
इसका उपयोग किया जा सकता है। और अंत में दक्षिण भारत में जहाँ पठारी भूमि होने के कारण नहरें खोदना कठिन है, तालाबों और झीलों में पानी इकट्ठा करके सिंचाई की जा सकती है। अब सिंचाई के प्रभाव या इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। निसंदेह सिंचाई लाभकारी है, किंतु अतिशय सिंचाई और अल्प सिंचाई का विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। सबसे पहले लेते हैं सिंचाई के लाभ। भारतीय संदर्भ में सिंचाई के प्रमुख लाभ अथवा सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्षा की अनिश्चितता व अकाल से सुरक्षा। इसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाने पर कृषक को प्रकृति पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। समय पर वर्षा न होने से अथवा वर्षा के अपर्याप्त होने पर अकाल में भी कृषि को बहुत हानि नहीं पहुंच पाती। दूसरी बात, प्रति एकड़ उपज में वृद्धि। ऐसा व्यवहार में देखा गया है कि सिंचाई में प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान किया गया है कि किसी भी संचित क्षेत्र की उपज असिंचित क्षेत्र की उपज की लगभग 2 गुनी से 4 गुनी तक हो जाती है। उदाहरण के लिए कपास की उपज असिंचित क्षेत्र की अपेक्षा सिंचित क्षेत्र में काफ़ी अधिक हो जाती है। इसके बाद कृषि क्षेत्र में वृद्धि। सिंचाई के कारण कृषि क्षेत्र में सरलता से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जिन भागों में वर्षा के अभाव में कृषि नहीं हो सकती वहाँ सिंचाई उपलब्ध कर देने से उपज होने लगती है। बीकानेर डिवीज़न में गंग नहर बन जाने से कृषि क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार देश की विभिन्न नदी घाटी योजनाओं से कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। इसके बाद भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। सिंचाई से भूमि में निरंतर पानी का रिसाव होता रहता है। इससे भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है और कुओं में भी जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। नहरों के सहारे नलकूप भी अपेक्षाकृत अधिक सफल होते हैं। उसके बाद अनेक फसलें संभव। सिंचाई की सहायता से वर्ष भर निरंतर कृषि का व्यवसाय चलता रहता है, क्योंकि एक समय तैयार हो जाने के पश्चात दूसरी फसल बो दी जाती है। इससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इसके बाद गहरी खेती संभव। सिंचाई की सहायता से गहरी खेती भी संभव है। यदि सिंचाई की सुविधा न हो तो गहरी खेती संभव नहीं रहती। इसके बाद विशेष फसलों की सुविधा, जैसे गन्ना, चावल आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई की सहायता से ये फसलें अच्छी तरह पैदा की जा सकती हैं। इसके बाद खाद्य समस्या का निवारण। देश की खाद्य समस्या को सुलझाने में सिंचाई के साधनों का बहुत बड़ा योगदान है। देश की सरकार खाद्य समस्या को पूर्णतः सुलझाने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास व विस्तार निरंतर करती जा रही है। इसके अलावा कुछ विपरीत प्रभाव भी हैं, यानी सिंचाई जब की जाती है तो उस क्षेत्र में कुछ नुकसान भी होते हैं। इनमें से सबसे पहले क्षार का फैल जाना। अधिक सिंचाई का एक प्रभाव ये होता है कि भूमि पर आए क्षार, या जिसको अल्कलाइन कहते हैं, वो फैल जाता है और भूमि बेकार हो जाती है। पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में क्षार फैल जाने से बहुत सी भूमि कृषि के अयोग्य हो गई। महाराष्ट्र राज्य में नीरा की घाटी में क्षार वाली भूमि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। नंबर 2, भूमि में पानी की अधिकता। अधिक सिंचाई के कारण कभी कभी भूमि पर जल प्लावन या जल भराव, जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं और भूमि बेकार हो जाती है। इसके बाद पानी का अपव्यय। नहरों द्वारा सिंचाई से कभी कभी समय पर जल नहीं मिलता, अतः जब पानी उपलब्ध होता है तो कृषक आवश्यकता से कहीं अधिक पानी दे देता है। हार्वर्ड के शब्दों में, पानी के ऐसे दुरुपयोग से यह निश्चित है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा नहरें टूटने से हानि। अत्यधिक सिंचाई के लिए बहुत से तालाब व बांध बनाए जाते हैं। कभी कभी नहरों व तालाबों के टूट जाने से जनधन की बड़ी हानि हो जाती है।
इसका एक नुकसान ये भी है कि बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। अधिक सिंचाई वाले भागों में पानी नहरों के आसपास जमा हो जाता है और दलदल अथवा कीचड़ का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण बीमारियां फैलने लगती हैं और कीड़े मकोड़े और जीव जंतु मच्छर आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ये स्थान मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के जन्म स्थान बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंचाई के वैसे तो अधिकतर लाभ ही लाभ हैं, लेकिन कुछ हानियाँ भी हैं जिसका विशेष प्रबंध किया जाए तो अधिक उचित होगा। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।